हे स्टूडेंट्स, आज रितेश सर आप सभी के सामने फिर से उपस्थित है एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी सिंपल है। मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। मैं जेई एवं नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ऑनलाइन तरीके से सहायता करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 2 को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 3 को स्टडी करेंगे। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें। इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। और फिजिक्स से रिलेटेड अच्छे से अच्छे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में ईरर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक डिफिनेशन पे डिस्कशन करेंगे। तो डिफिनेशन से मेरा मतलब है कि लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो जैसे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं तो उसके जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होता है और उसके ट्रू वैल्यू, इन दोनों में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, ईरर बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी x है, तो हम लोगों ने उसे प्रेडिक्ट किया कि इसका वैल्यू इतना होना चाहिए, और जब हमने डिवाइस के थ्रू मेजर किया तो हमें उसका वैल्यू कुछ अलग मिला। तो जो डिफरेंस होता है वही हम बोलते हैं क्या, ईरर। ईरर का सिंपल मतलब क्या हुआ, गलती हो गया हमसे। यानी कि हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था और जो एक्चुअल वैल्यू आया मेजर करने के बाद उसमें डिफरेंस मिला, तो इसी को हम लोग ईरर बोलते हैं। ईरर के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारा डिवाइस जो है कि खराब होता है तो इसके कारण भी ईरर आ सकता है। कभी कभी हम ऑब्जर्वेशन लेने में भी गलतियां कर बैठते हैं, तो इससे भी जो ऑब्जर्व रिजल्ट आता है वो कुछ अलग आ जाता है ट्रू वैल्यू से। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में कारण के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कोई आपको ज्यादा खास फायदा नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर का नोट्स एवं असाइनमेंट प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। यदि आप व्हाट्सएप का उपयोग नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर रखा है। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिजिक्स टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट जो कि जेईई और नीट के सिलेबस में है, आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने डाउट को पोस्ट करें। तो अब हम लोग ईरर के बारे में और कुछ स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट ईरर के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टडी इट। अभी हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, एब्सोल्यूट ईरर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है।
अब एब्सोल्यूट एरर हो या कोई भी एरर हो, एरर तो हमेशा हम फिजिकल क्वांटिटी के लिए ही डिफाइन करते हैं। तो यहां भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है जिसको हमने मेजर किया। तो मेजर करने के बाद हमारा जो ऑब्जर्वेशन आया वो Z1, Z2, Z3 अप टू कहां तक, Zn तक। मैंने n ऑब्जर्वेशन लिया और n ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट क्या मिला, एक बार मेजर किए तो Z1 मिला, दूसरा बार Z2, तीसरा बार Z3 और इसी तरह से n टाइम जब मेजर किए तो Zn आया। उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या वैल्यू आया। तो सबसे पहले हम Z के मीन वैल्यू को डिफाइन करते हैं। मीन वैल्यू को डिफाइन करने के बाद ही हम लोग एब्सोल्यूट एरर के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो Z मीन इक्वल टू क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू कहां तक, Zn तक। डिवाइड कर देंगे कितना से, n से, क्योंकि n ऑब्जर्वेशन लिए। इस प्रकार से मैंने Z मीन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दिया। तो अब हम लोग को क्या समझना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक को पहले समझ लेते हैं फिर बाकी उसी तरह से हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो जो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस जो उसका ट्रू वैल्यू, इसी का मॉड ले लेंगे, यानी कि Z1 माइनस Z मीन, इसका मॉड ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इसी प्रकार से Z2 माइनस Z मीन का मॉड ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। और इसी प्रकार से डॉट डॉट करते हुए कहां तक, n तक, n तक, यानी कि Zn माइनस Z मीन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दिया। एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा चेंज करना है हम लोग को। इसको भी मीन और एब्सोल्यूट एरर भी काफी आसान है। जो अलग अलग हम लोग निकाले एब्सोल्यूट एरर, उसी से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी डिफाइन कर लेंगे। तो हम लोगों को क्या डिफाइन करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है। तो क्या हो जाएगा,
मान लीजिए कि इसको हम डेल्टा जेड मीन बोल रहे हैं, तो जो अलग अलग जो आया उसको क्या कर देंगे, पहले ऐड कर देंगे, यानी कि Z1 माइनस जेड मीन इसका मॉड प्लस Z2 माइनस जेड मीन इसका मॉड प्लस डॉट 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 कहां तक, जो n ऑब्जर्वेशन लिए हैं वहीं तक, यहां हो जाएगा Zn माइनस जेड मीन। तो इसको पहले मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और अब हम लोगों को क्या करना है, n से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने n ऑब्जर्वेशंस लिया था। तो डेल्टा जेड मीन इक्वल टू इस प्रकार से होता है, हम लोगों ने इसे डिफाइन कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद रिलेटिव एरर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। काफी ही छोटा छोटा टर्म है, लेकिन इसको समझना आवश्यक है। रिलेटिव एरर के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ना है परसेंटेज एरर, काफी ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बेसिक रहे या डिफिकल्ट रहे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, पढ़ेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, तो रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है, जो अभी अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय जेड मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डिवाइड करेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी के मीन वैल्यू से, तो हमको क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा। रिलेटिव एरर के बाद हम लोग को लास्ट पढ़ना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का बहुत ही कॉन्सेप्ट आसान है। परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है, तो रिलेटिव एरर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डेल्टा जेड मीन अपॉन जेड मीन इनटू 100। यानी जब रिलेटिव एरर में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर मिलेगा। अब हम लोग
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस इट। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम लोग 3 तरह के केस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं। केस 1 में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बी है। तो हमने इसे डिफाइन कर दिया है किस प्रकार से, z इक्वल टू ए प्लस बी, या तो इस फॉर्म में होगा और z इक्वल टू ए माइनस बी, या तो इस फॉर्म में होगा। और इसमें जो a का जो दिया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो डेल्टा ए जो है मीन एब्सोल्यूट एरर in the value of a, ये डेल्टा ए दिया हुआ है क्वेश्चन, डेल्टा बी वो भी उसी प्रकार से मीन एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ क्या बी। और ए और बी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जेड को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें या इस फॉर्म में, दोनों ही केस के लिए जो अब हम लोग पढ़ेंगे वही रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा जेड में वो क्या होगा, डेल्टा जेड इक्वल टू होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये है मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ जेड, क्या हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेके भी समझा देते हैं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। जैसे कि इसी केस को हम लोग डिस्कस करते हैं, z इक्वल टू क्या है a प्लस बी है। तो जो z का जो वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, z का जो वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी तो होगा ही होगा, अब प्लस माइनस क्या डेल्टा जेड। ए प्लस बी और प्लस माइनस क्या चाहिए डेल्टा जेड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जेड का जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि जेड का जो वैल्यू है कि इंटरवल में आता है। तो ये जो डेल्टा जेड हुआ है क्या हुआ, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू क्या होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए और डेल्टा बी को हम लोगों ने डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। जेड इक्वल टू ए माइनस बी के फॉर्म में भी रहेगा
उस केस में भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे a माइनस बी होगा और ये तो वही रहेगा। केस ए को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग को डिस्कस क्या करना है, अब हम लोग को डिस्कस जो करना है प्रोडक्ट या क्वोशिएंट का फॉर्म में रहेगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट या क्वोशिएंट के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर या जो भी बोल सकते हैं, परसेंटेज एरर। केस बी, लैंग्वेज जो है आपको नोट्स में अच्छा से लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। हम यहाँ पे उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि आपको नोट्स पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। केस बी में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर जेड ए इंटू बी या जेड इक्वल टू ए अपॉन बी इस फॉर्म में अगर रहे तो हम रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज करते हैं। इस केस में तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर, या कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ रिलेटिव एरर ही दिया रहता है, तो आपको समझना है कि ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर के बारे में बोल रहा है। तो हम लोग सिर्फ रिलेटिव एरर ही लिख देते हैं, उसको समझ लीजिएगा। रिलेटिव एरर यानी क्या हुआ, डेल्टा जेड अपॉन जेड। डेल्टा जेड क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और जेड क्या होता है, मीन वैल्यू ऑफ जेड, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यही आपको क्या आ गया, रिलेटिव एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ए और बी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है अलग अलग। डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, डेल्टा ए डेल्टा बी है ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने केस 2 को भी डिस्कस कर लिया, और अब है केस 3। केस सी में जेड को हम लोग ऐसे डिफाइन किया, जेड इक्वल टू ए के पावर 2 है, इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। अब इस केस में हम लोग रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एरर, और यहाँ पे एक बात और हम लोग ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, इसमें सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में रिलेटिव एरर नहीं पूछ करके परसेंटेज एरर पूछ देता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। इस केस में जो रिलेटिव एरर होगा, यानी कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। अब इसी को हम एक जनरल एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। ये तो सिर्फ ए लिए, मान लीजिए कि ए बी सी इस फॉर्म में अगर हो,
तो हम लोग अब जनरल केस डिस्कस कर लेते हैं। वहां पे एक से ज्यादा रहेगा क्वांटिटी और उसमें क्या रहेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर रहेगा। जैसे यहाँ पे एक के ऊपर पावर क्या था, 2 था, तो वहां पे हम जनरल फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे, नंबर नहीं देंगे, कोई जनरल वैल्यू। जैसे कि अगर जेड रहेगा ए के पावर पी, बी के पावर क्यू अपॉन सी के पावर क्या है आर, तो यहाँ पे हमको निकालना है डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू पी टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू टाइम जो पावर रहेगा बस उससे हमको मल्टीप्लाई करते जाना है, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर टाइम डेल्टा सी अपॉन सी। इस प्रकार से हम लोग इस जनरल फॉर्म में भी दिया रहेगा तो हम लोग रिलेटिव एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। अब हम लोग एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि रेजिस्टेंस वायर का कैसे निकाला जाता है। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दिया है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I, डिफाइन किया गया है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कि इफ द परसेंटेज इनर्स इन द मेजरमेंट ऑफ करंट एंड द वोल्टेज डिफरेंस आर 3%, परसेंटेज इनर दिया हुआ है किसके मेजरमेंट में, करंट और वोल्टेज डिफरेंस दोनों के लिए दिया हुआ है, कितना 3% दिया हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड आउट द परसेंटेज इनर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर को मेजर करने में जो परसेंटेज इधर आएगा वो कितना होगा, यही इसमें निकालना है। तो निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का डेफिनेशन V अपॉन I। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट Z इक्वल टू A अपॉन B, उसी का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पे हम लोग क्या निकाले थे, पहले रिलेटिव एरर की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा Z बाय Z था, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। लेकिन हमको निकालना है क्या चीज, परसेंटेज इधर निकालना है। परसेंटेज इधर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा परसेंटेज इरर इक्वल टू, सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है और क्या, यानी कि डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, और इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 क्या चीज हुआ, परसेंटेज इधर इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दिया हुआ है 3 यहाँ पुट कर देंगे। डेल्टा I अपॉन I इंटू 100 क्या हुआ, परसेंटेज इधर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट, तो ये भी दिया हुआ है 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6%। तो काफी ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इतना बड़ा लैंग्वेज दिया हुआ था, इससे हम लोगों को परेशान नहीं होना है, सिंपली क्वेश्चन को समझना है और बस जो पढ़े हैं उसको इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर दिया।
अब हम लोग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। फिजिकल क्वांटिटी P को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परसेंटेज एरर अगर A, B, C और D के मेजरमेंट में ऐसा ऐसा है तो आपको परसेंटेज एरर निकालना है इन द वैल्यू ऑफ P। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का केस नंबर C जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो P बराबर हम लिख लेते हैं। P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a के पावर हाफ, b के पावर 2, c 3 और d के पावर -4 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं d के पावर 4। तो P को तो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो अब हम डेल्टा P अपॉन P को डिफाइन करते हैं। ये आपका रिलेटिव एरर आ जाएगा। डेल्टा P अपॉन P क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस क्या हो जाएगा 3 डेल्टा C अपॉन C प्लस और डेल्टा D अपॉन D। लेकिन हमको निकालना है क्या चीज, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं। डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 क्या चीज है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A जो कि दिया हुआ है कितना 2%। तो हाफ इंटू 2 प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 क्या हुआ, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ B जो कि दिया हुआ है 1 प्लस 3 इंटू डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ C यानी 3 दिया हुआ है प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ D 1.5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 12 और 6 18 यानी कि परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ P क्या आ गया 18%। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल का जो है फार्मूला बताया गया है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो कि क्यूब के शेप में है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, पहला में यही बताया गया है। तो डेंसिटी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। फिर कह रहा है कि मास के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर इतना है और लेंथ के मेजरमेंट में इतना है और जो मटेरियल है उसका शेप क्या है, क्यूब शेप में है। तो ऐसा ऐसा कह रहा है।
तो कह रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी। तो उस मटेरियल जो कि क्यूब के शेप में है उसका डेंसिटी में कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा, यही क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्व करते हैं। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ भी हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में जो थर्ड केस, थोड़ा सा इसको और हम एक्सपेंड कर देते हैं, उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, यानी कि जो इस साइड का लेंथ है उसका क्यूब कर देंगे तो क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डेंसिटी के एक्सप्रेशन को निकाल दिया। तो यहाँ पे जो केस सी में हम लोग पढ़े थे उसी का इस्तेमाल करेंगे, करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डेल रो अपॉन रो यानी रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन एम प्लस 3 डेल एल अपॉन एल। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर या परसेंटेज एरर सेम ही है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू, एक काम कर देते हैं, इधर से रब कर देते हैं। बस अब हम लोग को सिर्फ वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर हाजिर हो जाएगा। तो एरर का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी सिंपल होता है। ये सारा क्वेश्चन जो है से जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वहीं से मैंने उठाया है। तो इसको बस एक बार पढ़ लेना है और एग्ज़ाम में तो आप पक्का ही करके आइएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ही आसान पूछा जाता है और मैंने कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी ही आसान भाषा में अपने लेक्चर में समझा दिया है। तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू, तो बस ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 क्या चीज हुआ, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। क्वेश्चन को मैंने मिटा दिया है तो यहाँ से देखना होगा। तो मास के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 मैंने लिख दिया प्लस, उसके बाद है 3 और लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, लेंथ के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, तो ये दिया हुआ है 1, तो 1.5 प्लस 3 यानी 4.5, तो 4.5% क्या होगा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि रिलेटिव एरर दिया हुआ है किसके डिटर्मिनेशन के लिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए दिया हुआ अल्फा। तो पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो स्फीयर के वॉल्यूम के डिटर्मिनेशन में कितना रिलेटिव एरर होगा, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पे हम जो केस सी पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, यानी एस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो आर है आर के पावर 2, इस प्रकार से यह वैरी कर रहा है। 4π तो कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे, या 4π एक कांस्टेंट टर्म है तो उसके बारे में तो सोचना है नहीं। तो क्या हम लोग पढ़े थे, डेल्टा एस अपॉन एस यानी रिलेटिव एरर इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर। डेल्टा एस अपॉन एस का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा 2 डेल्टा आर अपॉन आर, इसीलिए डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 2। अब हम लोग वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी। 4/3 पाई तो एक कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं। 3 डेल्टा आर अपॉन आर, और डेल्टा आर अपॉन आर का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे अल्फा/2, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी क्या हुआ, रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कितना आया, 3α/2। तो इसका आंसर होगा 3α/2। अब हम लोग एरर से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी ए को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, और पी के, क्यू के, आर के, एस के जो मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकालिए या मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालिए। दोनों एक ही बात है, सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, केस नंबर 3 को, केस सी को यूज करेंगे। तो पहले तो हम ए का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ए इक्वल टू क्या है, पी क्यू यू स्क्वायर, रूट अंडर आर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर के पावर 1/2 एस। अब हम क्या डिफाइन करें, अब हम लोग डिफाइन करेंगे डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए अपॉन ए तो क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा पी अपॉन पी प्लस 2 डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस 1/2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एस अपॉन एस। तो यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर या परसेंटेज एरर निकालना है ना, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए इक्वल टू, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर में तो निकल जाएगा क्या चीज, परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ऐसा करते हैं कि बाकी जो सॉल्यूशन इसको इधर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3
डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 क्या हुआ, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी, जो कि दिया हुआ है 0.5 प्लस 2 इंटू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 का वैल्यू क्या है 1 दिया हुआ है, 1/2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस डेल्टा एस अपॉन एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। सब को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 1.5 3 और ये हो जाएगा 2 5 और 5 और इसमें 3/2 ऐड करना है, यानी कि 6.5 हो जाएगा 6.5, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 6.5%। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एरर से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया।